हेलो एवरीवन। आज हम गैसों के अनुगति सिद्धांत से गैस नियमों की व्युत्पत्ति कैसे होती है वो पढ़ेंगे। पहले बॉयल का नियम। हमारे पास जो समीकरण थी वो पी वी बराबर स्मॉल एम सी स्क्वायर यहाँ पर ये सी क्या है, ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, यानी कि वर्ग माध्य मूल वेग है, एन है अणुओं की संख्या, स्मॉल एम है वो एक अणु का द्रव्यमान है, पी दाब है, वी वॉल्यूम है गैस का। तो अब इससे हम बॉयल का नियम कैसे करें। तो पी वी हमें कांस्टेंट चाहिए। बॉयल का नियम कहता है कि स्थिर ताप यदि स्थिर रहेंगे तो ये जो है पी वी का मान स्थिर रहना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको हम दो से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। दो से ऊपर नीचे नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, 2/3 बाहर आ गया, 1/2 अंदर आ गया, 1/2 mn² हो गया। ये अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा आ गई, कुल गतिज ऊर्जा आ गई। ये mn² है वो गतिज ऊर्जा आ गई, और गतिज ऊर्जा है वो ताप के समानुपाती होता है। गतिज ऊर्जा है वो परम ताप के समानुपाती है, और इसलिए ये इसको हम KT लिख सकते हैं, क्योंकि T के समानुपाती है तो K स्थिरांक है, तो ये इसको KT लिखा तो ये आया 2/3 KT। पी वी बराबर आ जाएगा 2/3 KT। और K स्थिरांक है, जो बोल्ट्जमान स्थिरांक बोलते हैं उसको। T क्योंकि ताप स्थिर कर देते तो ये भी स्थिर हो गया, 2/3 स्थिर है ये, इसलिए पी वी स्थिर हो गया। तो यही बॉयल के गणित का नियम का गणितीय रूप है, अर्थात स्थिर ताप पर निश्चित मात्रा की गैस का जो दाब उसके आयतन का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बॉयल का नियम पुष्ट हो गया इससे। अब आगे देखते हैं चार्ज का नियम। चार्ज का नियम कहता है V/T है वो स्थिर है। तो हमारे पास पी वी बराबर 2/3 KT हमने निकाल लिया, और ये V अब P नीचे ले गई तो 2/3 P KT। अब P भी क्योंकि चार्ज के नियम में ये जो है दाब स्थिर होता है, तो P स्थिर है 2/3 ये तो, और K ये क्या है स्थिर हो गए, तो V है वो केवल टेम्परेचर पर डिपेंड हो गया, यानी कि V/T क्या हो गया, स्थिरांक आ गया। तो ये अर्थात जो स्थिर दाब पर जो किसी गैस की निश्चित मात्रा का जो आयतन है उसके ताप के समानुपाती होता है। ये जो चार्ज का नियम आ गया। अब चार्ज के नियम के बाद में हम बात करते हैं अवोगाद्रो का नियम। अवोगाद्रो का नियम क्या कहता है कि समान दाब व ताप पर सभी गैसों के समान आयतन में गैस के मोलों की या अणुओं की संख्या समान होती है। तो अब यहाँ हम दो गैसें ले रहे हैं, और दो गैसें ले रहे हैं तो उसमें मान लो अणु हैं, उनके हमें पहले पता नहीं है, तो N1 है एक गैस में, दूसरे में N2 है ना, और उनका द्रव्यमान M1 और M2 है। मतलब फर्स्ट गैस के अणु की संख्या N1, उनका गैस के अणु का द्रव्यमान है वो M1 है, दूसरी गैस में अणु की संख्या N2 और गैस के अणु का द्रव्यमान M2 है, और उनका वेग है वर्ग माध्य मूल वेग है वो C1 और C2 ले लिया। तो ये हमारा ये PV पहली गैस के लिए PV क्या होगा, 1/3 M1 N1 C1 का स्क्वायर, ये 2.17 समीकरण आ गई। दूसरी गैस के लिए M2 N2 C2 स्क्वायर हो जाएगा 1/3। और ये हम क्या कर रहे हैं कि ताप स्थिर है, ताप यहाँ समान है, इसलिए क्या किया, या सॉरी पीवी दाब और आयतन समान है। दाब और आयतन समान होने से क्या है, ये इनको बराबर कर सकते हैं। तो दाब और आयतन समान है तो ये क्या हो गया, 1/3 M1 N1 C1 स्क्वायर और बराबर 1/3 M2 N2 C2 स्क्वायर हो गया। अब ताप भी समान है, तो ताप समान है तो उनकी गतिज ऊर्जा समान है, और गतिज ऊर्जा समान है तो हम कह सकते हैं कि ये हाफ M1 C1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ M2 C2 स्क्वायर है, वो इक्वल है। और वो इक्वल होने से क्या हुआ कि हाफ आप तो कैंसिल कर दें, तो M1 C1 स्क्वायर इज इक्वल टू M2 C2 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसको देखो हम क्या कर सकते हैं, ये हाफ आप क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो ये M1 C1 स्क्वायर इज इक्वल टू M2 C2 स्क्वायर हो जाएगा। इस 2.99 समीकरण में देखिए, यहाँ M1 C1 स्क्वायर कैंसिल हो जाए, 1/3 कैंसिल हो जाए, तो क्या बचता है, N1 इज इक्वल टू N2।
यानी कि दाब आयतन समान है और ताप समान है, तो N1 और N2 बराबर है, यानी कि अणुओं की संख्या बराबर है। इससे क्या हो गया कि अवोगाद्रो नियम की पुष्टि हुई। अब हम ग्राम के विसरण के नियम की बात करते हैं। ग्राम का विसरण क्या था कि जो विसरण की जो गति है वो घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो अब इसमें देखिए PV बराबर 1/3 mnc² है, और यहाँ पर c² क्या आया 3PV अपॉन कैपिटल M। ये जो कैपिटल M है ये टोटल द्रव्यमान है, ये स्मॉल m इंटू n है ना, और टोटल द्रव्यमान है तो ये आ गया। और V ये m V अपॉन m है, या m अपॉन V से डिवाइड है ये 3P, तो m अपॉन V तो D होता है, तो ये c² आ गया 3P अपॉन D, यानी कि दाब में हम घनत्व का भाग लगा रहे हैं, तो ये √3P अपॉन D आ गया। ये वर्ग माध्य मूल है। और वर्ग माध्य मूल वेग, ये जैसे C1 के लिए बात करें, कोई गैस है जिसका घनत्व दाब सेम रहता है, दाब तो P है दोनों गैसों का, लेकिन उनका घनत्व अलग अलग है, एक का D1 है एक का D2 है, तो C1 की वैल्यू आएगी √3P अपॉन D1, और C2 की वैल्यू आएगी √3P अपॉन D2। अब इसको डिवाइड कर देंगे दोनों को, C1 अपॉन C2 क्या आ जाएगा √D2 अपॉन D1 आ जाएगा, क्योंकि ये हर में था तो इसलिए ये। और ये जो वेग है, और वेग है और विसरण की गति, ये क्या समानुपाती होगी, और समानुपाती होगी तो विसरण की गतियां हैं वो भी बराबर किसके आएगी √D2 अपॉन D1 की आ जाएगी। तो इससे ये भी ग्राम, यही तो ग्राम के विसरण का नियम का गणितीय रूप है। तो ये क्या कहता है कि निश्चित ताप और दाब पर गैसों की जो विसरण की जो गति है वो उनके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये इससे प्रूव हो रहा है या सिद्ध हो रहा है। अब गतिज ऊर्जा की बात करें तो गतिज ऊर्जा में देखिए गतिज ऊर्जा और ताप में क्या रिलेशन है। तो यहाँ एक गैस के अणु का भार स्मॉल m है, वर्ग माध्य मूल्य एक c है, औसत गतिज ऊर्जा 12 mc² होती है, और औसत गतिज ऊर्जा ताप के साथ बढ़ती है। ताप की व्याख्या औसत गतिज ऊर्जा के रूप में करेंगे। तो हमारे पास समीकरण थी PV बराबर 1/3 mnc², टू ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ये जो अंदर वाला जो टर्म है वो गतिज ऊर्जा वाला टर्म हो गया, टोटल गतिज ऊर्जा का टर्म हो गया। तो PV = 2/3 KE, और KE = गतिज ऊर्जा क्या है, गतिज ऊर्जा का 3/2 PV हो गई। 3/2 PV हुई तो इसमें हमें PV क्या होती है आदर्श गैस समीकरण से PV बराबर RT 1 मोल के लिए, और यदि N मोल है तो nRT। तो जो काइनेटिक एनर्जी है या गतिज ऊर्जा है वो 3/2 PV था, तो PV की जगह 1 मोल है तो RT रख दिया, यदि N मोल है तो nRT रख दिया, तो KE बराबर 3/2 nRT। इससे ये प्रूव हो रहा है कि काइनेटिक एनर्जी है वो ताप के समानुपाती है। और ये जो गतिज ऊर्जा है जो गैस के स्वभाव पर निर्भर नहीं करती, प्रकृति पर निर्भर नहीं करती, ये ताप पर निर्भर कर रही है। तो इसी को मैक्सवेल का व्यापकीकरण यानी मैक्सवेल का जनरलाइजेशन कहते हैं, ये पूछ लेते हैं। इसके बाद जो ये R है एक अणु, ये तो थी जैसे 1 मोल की गतिज 1 मोल अणु की गतिज ऊर्जा की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी आती है 3/2 RT। और यदि हम एक अणु की गतिज ऊर्जा औसत गतिज ऊर्जा की बात करते हैं तो इसमें अवोगाद्रो संख्या का भाग लगेगा, और अवोगाद्रो संख्या का भाग लगेगा तो R में लगता है। R तो सार्वत्रिक गैस नियतांक है, और उसमें अवोगाद्रो संख्या का भाग लगता है तो K आता है, K उसको बोल्ट्जमान नियतांक कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने सभी जो गैसों के नियम है उसकी व्युत्पत्ति हमने ये जो गैसों के अणुगति सिद्धांत या जो PV बराबर 1/3 m c² वाली जो समीकरण है गैस की अणुगति समीकरण जो कहलाती है उससे हमने की। तो मेरे ख्याल से ये जो है वीडियो है आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको फिर भी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। वीडियो यदि पसंद आया तो लाइक करें, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।